प्रिय छात्रों, कक्षा 10 के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली पिछली कक्षा में हम लोग वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तथा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से 2 अंकों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक निकालना हम लोगों ने सीखा था। उसी क्रम में अब हम लोगों को आज पढ़ना है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसा कि आप स्लाइड के रूप में देख सकते हैं अपने सामने, प्रमेय 1.2। क्या है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब यहाँ पर 2 आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, भाज्य और अभाज्य संख्या। ये आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको याददाश्त के लिए बताना चाहूंगा। अभाज्य संख्याओं से तात्पर्य है ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से या केवल 1 से विभाजित होंगी, इसके अतिरिक्त और किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके विपरीत ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो, भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ जैसे उदाहरण के लिए अभाज्य संख्याएं 2 केवल स्वयं से विभाजित होगी या 1 से विभाजित होगी, 3 स्वयं से विभाजित होगी या 1 से विभाजित होगी, 5 केवल स्वयं से विभाजित होगी या 1 से विभाजित होगी, 7 9 नहीं होगी, 9 भाज्य संख्या हो गई क्योंकि 9 1 और 9 के अतिरिक्त 3 से भी विभाजित हो रही है। यानी ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त 1 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित होगी, उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहेंगे। अब यहाँ पर आधारभूत प्रमेय ये कहता है कि जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उनको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और केवल व्यक्त ही नहीं किया जा सकता है, जो यह हमारा व्यक्त करने का तरीका है वह यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। जैसे आप 6 को 2 गुणे 3 लिखें या 3 गुणे 2 लिखें, दोनों का मान बराबर होता है। यानी यदि हम क्रम को ध्यान न दें, भाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के क्रम को ध्यान न दें, तो यह जो गुणनखंडन होगा भाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, जितनी भाज्य संख्याएं हैं उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हम लिखेंगे, वह गुणनखंड भी यूनिक होता है। उदाहरण के लिए आपकी बुक में देखिए दिया है अगले पेज पे 2 × 3 × 5 × 7, इसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी 3 × 5 × 7 × 2 की होगी। यानी यदि हम क्रम को बदलें तो हमें इसके मान में कोई अंतर प्राप्त नहीं होगा। यानी एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। यही है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। और आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है 32,760, इसका गुणनखंड किया गया तो हमें प्राप्त हुआ 2 to the power 3 × 3 to the power 2 × 5 × 7 × 13। एक बार यह निर्णय लेने के बाद कि गुणनखंडों का क्रम आरोही होगा, यदि हम यह पहले से ही निर्णय कर लें कि इसके गुणनखंडों का जो क्रम होगा वह आरोही होगा, यानी बढ़ते हुए क्रम में यदि पहले 2 फिर 3 फिर 5 बढ़ती हुई संख्याओं के क्रम में यदि हम लिख दें तो यह अभाज्य गुणनखंडन अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। यही अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है। अब अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर आपको अगला एग्जाम्पल करना है, उदाहरण संख्या 5। उदाहरण संख्या 5 ये कह रहा है कि क्या यह संभव है कि 4 के पावर n में n के किसी मान के लिए इकाई के स्थान पे हमें शून्य प्राप्त हो। अब हम देखिए अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे 4 to the power n को हम लिख सकते हैं 2 to the power 2n, यानी 4 to the power n का अभाज्य गुणनखंडन हमें क्या प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। अब अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ये कहता है कि जो गुणनखंडन होंगे इसके वो यूनिक होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि 4 के पावर n की चाहे जो भी वैल्यू हमें प्राप्त होगी, 4 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 ही होगा, 2 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं होगी। जबकि 4 पावर n में इकाई के स्थान पर शून्य आने के लिए 4 के पावर n का एक अभाज्य गुणनखंड 5 भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर शून्य हो वह संख्या 5 से अवश्य ही विभाजित होगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 4 के पावर n का केवल अभाज्य गुणनखंड केवल 2 होगा। इसलिए 4 के पावर n में n के किसी भी मान के लिए हमें ऐसा कोई भी n का मान प्राप्त नहीं होगा जिसके लिए 4 के पावर n में इकाई के स्थान पर शून्य हमें प्राप्त
अंकगणित के आधार देखिए लिखा भी, जैसे आपकी बुक में पढ़ भी सकते हैं आप। आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें निश्चित कराती है कि 4 के पावर n के भाज्य गुणनखंडन में 2 के अतिरिक्त और कोई भी भाज्य गुणनखंड नहीं है। यानी n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए 4 के पावर n में हमें प्राप्त हो ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 हो। अब उदाहरण संख्या 7 को देखिए। एक क्वेश्चन आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। दो संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक किस प्रकार निकालेंगे, आप ऑलरेडी पिछले क्लास में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप एक बार करके देख लीजिए। जैसे 96 का गुणनखंड तो आप कर ही लेंगे। 96 का गुणनखंड कर लिए 2 टू द पावर 5 इंटू 3, 2 की घात 5 गुणे 3। 404 का गुणनखंड हुआ 2 की घात 2 गुणे 101। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का अर्थ होता है जो दोनों में कॉमन हो, और ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन है, जैसे यहाँ 2 दोनों में है लेकिन यहाँ 2 की घात 5 है और यहाँ 2 की घात 2 है। तो HCF लेते समय हाईएस्ट का महत्तम समापवर्तक के लिए जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ है उसकी सबसे न्यूनतम घात, यानी 2 की घात 2 और 2 की घात 5 में न्यूनतम घात 2 की घात 2 है। यानी 96 और 404 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 की घात 2 यानी 4 होगा। साथ ही LCM बराबर, अब उदाहरण संख्या 7 से पहले उदाहरण संख्या 6 को हमें करना चाहिए था, लेकिन चलिए आप यहीं पे देख लीजिए। किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उनकी संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त के बराबर होता है। इसलिए दोनों संख्याओं का जो लघुत्तम समापवर्त होगा वह दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा महत्तम समापवर्तक के बराबर होगा। इस प्रकार हमें महत्तम समापवर्तक हमने ज्ञात किया है 4 है, दोनों संख्याएं 96 गुणे 404 हैं। इस प्रकार हमें दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 9696 प्राप्त होता है। इसको करने के बाद हम उदाहरण संख्या 6 को भी करना चाहेंगे ताकि आप इस रिजल्ट को एक बार देख लें। उदाहरण संख्या 6, दो संख्या दी गई है 6 और 20, अभाज्य गुणनखंडन से HCF और LCM निकालना है। आप HCF और LCM निकालना पहले से जानते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं। दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त आप निकाल लेंगे जैसे हमने उदाहरण संख्या 7 में निकाला था, और आप देखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर है। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल 6 और 20 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हुआ 6 गुणे 20, और दोनों का HCF होगा महत्तम समापवर्तक 2 और लघुत्तम समापवर्त होगा 60। यानी इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM का भी जो गुणनफल होगा वो 120 होगा। यानी हमें एक रिजल्ट यहाँ प्राप्त होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। हमने यहाँ पे आपको देखने के लिए स्लाइड पर हाईलाइट भी कर दिया है। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके हम इसकी जांच कर सकते हैं। चूंकि दो संख्याएं A और B के लिए HCF और LCM की वैल्यू का गुणनफल कितना होगा, 120 हुआ। HCF और LCM ये कहता है कि उन संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंडन होगा वह यूनिक होगा, और 120 दोनों संख्याओं का गुणनफल भी है। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों का संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए उदाहरण संख्या 8, दो संख्याएं तीन संख्याएं दी गई हैं 6, 72 और 120। इसका अभाज्य गुणनखंडन विधि से हमें HCF और LCM निकालना है। आप ऑलरेडी निकालना संख्याओं का जानते हैं। 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3, 72 का होगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2, और 120 होगा 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5। अब HCF निकालने के लिए हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों तीनों में है। जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन यदि तीनों में यदि संख्या 2 है तो हमें 2 की जो सबसे न्यूनतम घात होगी उसे लेना है। जैसे यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ भी 2 की घात 3 है। तो HCF निकालने के लिए हम केवल 2 की घात 1 लेंगे। यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1 है। यानी तीनों में जो संख्या 3 कॉमन है उसकी न्यूनतम घात यानी 3 टू द पावर 1, यानी 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 यानी 2 इंटू 3 यानी 6। उन दोनों संख्याओं का HCF होगा। और लघुत्तम समापवर्त निकालना आप जानते हैं। जो संख्याएं तीनों में कॉमन है उनको एक बार, और उनके अधिकतम घात तथा जो संख्याएं कॉमन नहीं है उन संख्याओं को भी। इस प्रकार से
तीनों संख्याओं का एलसीएम 360 हमें प्राप्त होगा। यहाँ आप इस बात को देखिए, टिप्पणी के रूप में लिखा गया है, आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। जो आपको रिजल्ट बताया गया है वो केवल दो संख्याओं के लिए है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ आप ध्यान दें कि तीन संख्याओं का जो गुणनफल है, यानी 6 गुणे 72 गुणे 120, इन तीनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर नहीं है। यानी तीन संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। इस बात को आप अवश्य ही ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि जो दो संख्याओं के लिए आपको रिजल्ट बताया गया है वो कितनी भी संख्या के लिए आप अप्लाई कर दें। इसके बाद प्रारंभ होता है प्रश्नावली 1.2। 1.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। यानी इन संख्याओं का केवल गुणनफल हमें करना है, गुणनखंड करना है 140 का। अब देखिए, आप एक्सरसाइज आप अपनी बुक खोल करके अपने पास बैठ जाइए स्लाइड को हल करते समय, क्योंकि बार बार मैं पीछे करके प्रश्नावली के प्रश्नों को नहीं दिखा सकता हूँ। क्लिप बनाते समय समय निर्धारित है, 15 से 20 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा फाइल सेंड नहीं हो पाती है। इसलिए बार बार मैं प्रश्नावली के प्रश्नों को नहीं खोलूंगा। आप सीधे देख सकते हैं कि उन प्रश्नों का हल आपके सामने दिखाई दे रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 140 का अभाज्य गुणनखंडन आप करना जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने करके दिखा दिया है किस प्रकार से आप करते हैं। पहले की कक्षाओं में आप खुद ही कर चुके हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 to the power 2 into 5 to the power 1 into 7 power 1, यानी 2 to the power 2 into 5 into 7। इसी प्रकार 156 का भी आप अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। इसी प्रकार थर्ड भी है 3825 को भी हमने यहाँ पे करके दिखा दिया है। कैसे आप करेंगे आप ऑलरेडी करना जानते हैं, कक्षा 8 में कर चुके हैं। 3825 में 3 से भाग देंगे, फिर जो संख्या आएगी उसमें पुनः 3 से भाग देंगे। जो संख्या आएगी 5 से कट रही है, ये संख्या भी 5 से कटेगी, चूंकि इकाई के अंक 5 है। ये संख्या अंतिम संख्या 17 प्राप्त हुई, जो केवल 17 से कटेगी। इस प्रकार हमें 3825 का अभाज्य गुणनखंडन प्राप्त हुआ 3 to the power 2, 5 to the power 2 into 17। ऐसे ही आप 5005 और 7429 का भी खुद करके देखिएगा, आपको यही गुणनखंड प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दो संख्याएं दी गई हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और साथ ही दिखाना है कि एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। देखिए 26 और 91 आप निकालना जानते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक वही प्रक्रिया है जैसे उदाहरण में हम लोगों ने हल किया था। दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आप देखेंगे कि ये दोनों संख्या प्राप्त होती है, यानी हम ये सत्यापित कर दिया हमने कि संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। आप क्वेश्चन करते समय किसी क्वेश्चन में फंसे ना, इसके लिए देखिए मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। ठीक इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी खंडों को भी हल करेंगे। मैंने भी सॉल्व कर दिया। यदि हल करते समय आपको कोई परेशानी हो तो आप क्लिप देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही चीज है, तीन संख्याएं दी गई हैं और हमें दिखाना है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। उदाहरण संख्या 8 में हम लोगों ने हल करके देख चुके हैं हम लोग कि तीन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन किस प्रकार से करेंगे। तीनों का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, जो संख्या तीनों में कॉमन होगी वह एचसीएफ होगी। तीनों संख्याएं जो तीनों में कॉमन हो और उसकी न्यूनतम घात, तथा उसी प्रकार से एलसीएम जो संख्या तीनों में कॉमन होगी उसका अधिकतम घात, तथा जो संख्या तीनों में कॉमन नहीं भी होगी वे संख्याएं भी, उन संख्याओं को भी संबद्ध करते हुए सबका गुणनफल हमें तीनों संख्याओं के एलसीएम प्राप्त करने में इस प्रकार हमें प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बाकी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे खंडों को भी मैंने यहाँ पे हल कर दिया है। आप स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन आप यदि हल करते समय कोई आपको दिक्कत है तो आप क्लिप देख करके समझ भी सकते हैं। आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम निकालना है। हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए दोनों संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्ग दोनों संख्याओं के गुणनफल बटा उन संख्याओं के महत्तम समापवर्ग के बराबर होगा। सभी मान हमें प्राप्त है। इस प्रकार हमें
306 और 657 का लघुत्तम समापवर्त प्राप्त हो जाएगा 22,338। क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है कि 6 के पावर n में क्या हमें n के स्थान पर कोई ऐसा मान प्राप्त होगा कि 6 पावर n के इकाई के स्थान पर शून्य प्राप्त हो। ठीक वैसे ही है जैसे हमने एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन को देखा था, वहां यहाँ 6 है, वहां 4 था, यहाँ हम 6 को लिख सकते हैं 2 into 3 to the power n। अब अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो यूनिक होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 6 के केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड होंगे, 2 और 3। n की चाहे जो भी वैल्यू हो, 6 का 2 ही अभाज्य गुणनखंड होगा, 2 और 3। जबकि 6 के पावर n में इकाई के स्थान पर शून्य होने के लिए यह आवश्यक है कि अभाज्य गुणनखंड एक अभाज्य गुणनखंड 5 भी हो। अतः अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि चूंकि 6 के पावर n में इसका केवल अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है, 5 नहीं है, इसलिए n के किसी भी मान के लिए 6 के पावर n की वैल्यू ऐसी हमें नहीं प्राप्त होगी कि इकाई के स्थान पर हमें शून्य प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 6 बताना है कि यह संख्या भाज्य है कि नहीं है। इस संख्या तीनों का गुणा करके इसमें हम 13 जोड़ेंगे तो हमें 1014 प्राप्त होगा। इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो चूंकि यह संख्या भाज्य इसलिए है कि चूंकि हम इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 1014 एक भाज्य संख्या है। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड भी है, जैसे 1 है वैसे ही सेकंड भी है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है लास्ट, चूंकि अब टाइम अधिक हो रहा है, फाइल सेंड नहीं हो पाएगी। आप देख करके क्वेश्चन का सलूशन मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप देख सकते हैं। केवल हमें ये करना है कि एक ही स्थान पर दो लोग कितने समय के बाद एक साथ मिलेंगे, यानी दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। 18 और 12 का लघुत्तम समापवर्त हम निकालेंगे 36, यानी सोनिया और रवि एक स्थान पर एक दूसरे से 36 मिनट के बाद मिलेंगे।